ठीक, थैंक यू भैया, थैंक यू। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। और जहां हम लोग 18 दिसंबर 2022 को जो आपका पेपर था, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी 2 दिन दिए ताकि आप जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है वो मॉक टेस्ट को रोजगार विद अंकित ऐप से फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर में मुख्य सेविका का ये तीसरा मॉक टेस्ट था जिसे आप लोग दे सकें और अपनी तैयारी चेक कर सकें। तो आज इसको समझते हैं, कितने बच्चों ने पेपर दिया, क्या चीजें रही और कितना सही रहा और कितना गड़बड़ रहा, उस पर बात करते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाएंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अर्जुन सिंह, काजल पुंडीर, रेखा पटेल, किरण गंगवार, प्रियंका राजपूत, ब्रिजबाला यादव, अनामिका गंगवार, मनीषा रावत और ये हाँ जी बिल्कुल, प्रगति पाल जी, हर्षित पाल, माई लाइफ, शिक्षा पटेल, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। आ जाएं फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाएं सभी बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा जी, आ जाएं। तो गुड्डा, हमें ये देखना है, ये जो बच्चों को कंफ्यूजन है मैं उन्हें बता दूं, हमारी स्टडी वाली जो क्लास है, पढ़ाई से रिलेटेड जो हमारी क्लास चलती है शाम 5 बजे, वो हमारी अपने नियत समय पे चलेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पढ़ाई का अपना समय बिल्कुल आपको गंवाना नहीं है, उसे तो हम कर रहे होंगे, ये आपके एनालिसिस के लिए है। तो टोटल 3719 यानी 3719 बच्चों ने ये पेपर दिया। इसमें टॉप 100 जो थे उनकी कट ऑफ अगर मैं देखूं तो वो 80.25 पे गई है, बहुत सही है कट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 500 जो थे उनके 62 नंबर के करीब आए हैं 100 में से। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका जाता है, इस तरीके का मामला रहेगा। आ रही है बात समझ में यहां तक? अब बात करते हैं कि जो जैसे जनरली बच्चों ने भेजा, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे भी नंबर हैं 80 से, अगर आप 80 या 80 प्लस में चल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी वेरी गुड में है। किसमें है आपकी तैयारी? वेरी गुड में मानूंगी मैं इस तैयारी को, बहुत अच्छी तैयारी में मानूंगी, और आप बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो टेस्ट का लेवल होता है, ये आप खुद ने भी बोला, ऐसे नहीं है कि हम ही गप्पो मार रहे हैं, ठीक है ना, आपने खुद ने भी बोला है कि बाकी आप जहां टेस्ट देते हो उसके मुकाबले हमारे टेस्ट का एक लेवल होता है, और आपको पेपर देते समय ये महसूस भी होता है कि ये क्वेश्चन हमने कभी नहीं देखे थे। तो फिर भी अगर आप 80 प्लस ले आ पा रहे हो तो आप वेरी गुड सिचुएशन में हो, परेशान ना हो, जैसी तैयारी आपकी चल रही है वैसी ही लेके चलें। लेकिन अगर आप 80 से लेकर और ये इस स्लैब में हो, किसमें? 65 की स्लैब में हो, 80 से लेकर 65 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 80 से लेकर 65 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो मैं यहां जरूर करूंगी कि बेटा थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। बिलो 80 में भी मैं जनरली 75 वाले को काउंट कर रही हूं, क्योंकि 75 वाला 80 तक आ सकता है, तो मैं इसे फिर भी 75 कर देती हूं। 75 से 65 के बीच में जो सिचुएशन है, ये बच्चे थोड़ी सी और मेहनत करने की इनको जरूरत है। आपको थोड़ा सा क्या करने की जरूरत है? ऊपर जाने की जरूरत है, क्योंकि आप सेफ अपने आप को तभी मानो जब आप 75 प्लस नंबर लेके आ पा रहे हो, 75 ऊपर नंबर लेके आ पा रहे हो, तभी आप अपने आप को एग्जामिनेशन के लिहाज से सेफ साइड मान के चलो कि हाँ आपने लिए सीट बचा पाओगे, अपने लिए सीट रिजर्व कर पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर 75 से 65 के बीच में है तो आपको अभी किसकी जरूरत है? आपको अभी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि आप सेफ नहीं हो। आप सेफ नहीं हो, यह बात मैं आपको बता दे रही हूं। 75 से 65 वाला स्लॉट सेफ नहीं है। सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी उनके मुकाबले थोड़ी सी डाउन चल रही है, आपकी तैयारी उनके मुकाबले थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो 75 टू 65 वाले स्लॉट को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, अपनी कमियों पे थोड़ा फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। तो 60 से 65 तक में भी इसको मान के चलो। अब मैं जो बता रही हूं उसे गौर करो। अगर आपका स्लैब 60 से लेकर 45 के बीच में है,
तो यकीन मानिए मैं आपको ये लिख के दे रही हूं कि आपको अभी बहुत 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 मतलब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ये इस बात को शो कर रहा है। बेसिक्स क्लियर नहीं है, ये बात को शो कर रहा है। और आप न तो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं न ही रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं। 60 से 45 वाला स्लैब जो, क्योंकि ऐसा नहीं है, पेपर इतना भी टिपिकल नहीं होता। आपने पढ़ा लिखा है, आप जनरली एलिजिबल ही वही बच्चे हैं जिनके होम साइंस रही हो, है ना। तो जो होम साइंस वाले बच्चे हैं और सोशियोलॉजी रही हो जिनके पास में ग्रेजुएशन में, तो होम साइंस और सोशियोलॉजी वाले बच्चों की क्या पकड़ नहीं होगी? मोस्टली चैप्टर होम साइंस के हैं, मोस्टली चैप्टर 2 से 4 चैप्टर सोशियोलॉजी के हैं। तो क्या उनकी पकड़ नहीं होगी इन क्वेश्चंस पे? या क्या उन्होंने ये कंसेप्ट पहली बार सुने होंगे जो हम पढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है भाई। तो 60 से 45 वाले जो हैं, आप भैया बहुत मेहनत करो, आप अपनी स्लैब तभी तोड़ पाओगे, तभी आप ऊपर पहुंच पाओगे, तभी अपने आप को आप सेफ जोन में डाल सकते हो। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना इस बात को? बिल्कुल। हाँ, अब मैं उसी बेसिक मुद्दे पे आ रही हूं। अब देखो तनाव में क्यों नहीं आना है। अब देखो, क्योंकि भाई टीचर की बात ना बच्चे को सीधे दिल पे लगती है, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी किसी भी बात से मेरा बच्चा कभी भी नेगेटिव हो जाए। मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा तो हमेशा आगे बढ़े, पॉजिटिव रहे, मोटिवेटेड रहे, क्योंकि मोटिवेटेड रहेगा तभी खेल ज्यादा अच्छा खेल पाएगा। अब मुद्दा आता है कि आप में से बहुत सारी गुड़ियाओं ने मुझे एक चीज बताई है कि मैम अभी हमारा फोकस थोड़ा कम चल रहा है, क्योंकि हमारा चल रहा है मैम एसएससी जीडी का एग्जाम। और मैंने भी एक चीज आपको कही है कि कोई बात नहीं है गुड्डा, अगर एसएससी जीडी का एग्जाम अभी चल रहा है तो तुम्हारे पास अभी कम से कम 15 से 20 दिन है कि तुम टोटल फोकस एसएससी जीडी पे कर लो। आप अपना पूरा सेविका का रिवीजन करके बैठे हुए हो, पढ़ के बैठे हुए हो, तो एक आधा घंटा अगर आप क्लास भी ले लेते हो, आपके पहले नंबर 2 मॉक टेस्ट में 60 से प्लस आए हैं। 60 प्लस आए हैं अगर आपके पहले के मॉक टेस्ट में, जब तक कि जीडी की डेट अनाउंस नहीं की गई थी, तब आप इसका मतलब सेफ साइड हैं। अभी अगर आप ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आपको अनाउंस्ड है, लेकिन यहां डेट अनाउंस्ड नहीं है अभी, तो आप ऐसे में अपनी जीडी पे फोकस कर लो। ये मैंने भी आपको बोला है कि अभी आपके पास यहां पे एम्पल टाइम होगा, तो 2 जगह बिखराव में मत आओ, पर हाँ क्लासेस रेगुलर रखना, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं इसके अंदर। तो जो भी पढ़ते रहोगे तो एग्जाम टाइम पे ना ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये भी क्लास करनी है, इतनी भी करनी है और हमारा इतना छूट गया, क्योंकि बेसिक चीजों पे फोकस कर लोगे तो काम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आप में से मोस्टली ने मुझे बताया है कि भैया हमारा एसएससी जीडी का पेपर है, और मैंने खुद बोला है उन्हें कि जिनका जीडी का है वो अभी जीडी पे फोकस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अभी डेट भी नहीं अनाउंस हुई है, और इसकी डेट भी अनाउंस होगी तो भी मैं तुम्हें आज लिख के दे रही हूं, ये फरवरी से पहले पेपर नहीं होना है। तो तुम्हारे पास एम्पल टाइम होगा, क्योंकि आप पूरा पढ़ के बैठे हो, सिलेबस रिवीजन करके बैठे हुए, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, ठीक है। और जितनी भी बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं एम्फेसाइज कर करके 10-10 बार तुम्हारी जान खा खा के तुम्हें वैसे भी बता देती हूँ, तो इतने डल तो नहीं हो तुम, ठीक? आ रही बात समझ में? और जो 45 से नीचे हैं उनका मामला बेटा अति गंभीर है। आप अपने आप देखो फिर आप कहां गलती कर रहे हो और क्यों गलती कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती, क्योंकि कोई एग्जाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं और भी आपका फोकस नहीं है, फिर भी आपके 45 से कम है, तो आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी, आपके पढ़ने का तरीका गलत है। तो फिर अगर आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हो, एक तो होता है हम ईमानदारी से जानते हैं दिल पे हाथ रख के कि यार हमने सिंसियर एफर्ट नहीं करे। जिस दिन मुझे पता होता है, आपको नहीं लगता, आपको तो लगता है अरे गार्गी मैम ने बहुत जबरदस्त क्लास ली है, लेकिन जिस दिन मैंने सिंसियरली क्लास नहीं ली होती है उस दिन मुझे अंदर से कभी वो वाला फील नहीं आता है कि मैंने जबरदस्त तरीके से क्लास ली है। और जिस दिन मैंने मन से क्लास ली होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होता है, कभी एक आध बार ऐसा होता है आप थक रहे होते हो या तबीयत ठीक नहीं होती, तो आप ऐसे बैठ बैठ के आपको लग रहा होता है कि नहीं यार छुट्टी ना हो जाए, बच्चों का रिवीजन हो जाए, इसी बहाने ये पढ़ लेंगे। तो हमें पता होता है बेटा हमारी ईमानदारी, हम सबको पता होता है हमारी ईमानदारी। तो जिनके 45 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं
या 50 से नीचे चल रहे हैं जिनके मार्क्स, भाई आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अपने बेसिक्स क्लियर करो, रिवीजन अच्छे से करो, इतनी सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, सब कुछ कराया हुआ है, आपको आपके ऊपर थोपा ही नहीं जाता कभी। आपने कहा सक्षम की बुक करा दो यार मैम, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ाओगी तो हम जल्दी कर लेंगे, दिमाग में भी बैठ जाएगा। मैंने सक्षम की बुक भी कराई। आपने कहा मैम इसमें, और उसमें गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। आपने कहा योजनाएं लेके आना मैम, मैं योजनाएं भी लेके आऊंगी ताकि आपके लिए प्रिसाइज हो जाए चीजें। तो सब कुछ खा रहे हो लेकिन यार पचाने की हिम्मत नहीं है, तो फिर तो यार मामला गड़बड़ है, फिर तो डिसेंट्री हो जाएगी, फिर तो सब व्यर्थ निकाल दोगे तुम, कोई फायदे में नहीं लोगे। तो पचाओ भाई, ठीक है, ताकि पोषक तत्व लगे तुम्हें। बात समझ पा रहे हो ना? तो तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर रही हो कि पोषक तत्व लगने चाहिए। इतने पोषक तत्व ले रहे हो दुनिया भर के, लेकिन यार लेने का तरीका सही नहीं है। वही वाली बात, आयरन और कैल्शियम की गोली साथ साथ उड़ा रहे हो, तो कैसे आयरन लगेगा यार बॉडी में? तो सही तरीके से लगाओ भैया, आयरन और कैल्शियम की गोली सही लगे तुम्हें। तो जितना मिल रहा है उसको पहले रिवाइज भी करते चलो ताकि पचने का समय मिले। मनन करना ज्यादा जरूरी है, तभी बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है ना? हाँ, एंजल सोनी, बहुत से क्वेश्चन गलत थे, चलो अभी देखेंगे कौन से गलत थे, ठीक है। एक्यूरेसी 70 प्लस जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्यूरेसी 70 प्लस चल रही है तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, पहुंच जाओगे, डरो मत। मैंने कहा ना हल्की मेहनत करनी पड़ेगी उनको। आ जाओ, आओ भाई क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यार, बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे, कम से कम 75 क्वेश्चन ऐसे थे, 75 तो आने ही चाहिए। अब बताओ 75 नहीं आ रहे हैं गुड्डा, तो इसका मतलब यार पढ़ाई जबरदस्त नहीं चल रही है तुम्हारी। एक लिंग की दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह, मतलब जब एक जेंडर के लोग दूसरे के लिए एक स्टीरियोटाइप बना देते हैं, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, अरे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, तो ये क्या है? इसे लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लैंगिक पूर्वाग्रह। किसी लिंग के प्रति पहले से ही पूर्वाग्रह बनाने ला कि ये तो यही है। जातीय असमानताओं से मुक्त करने के लिए भारत के समाज को इनमें से कौन कौन से समाज सुधारक थे? तो ज्योतिबा फूले ने भी काम किया, बी.आर. अंबेडकर ने भी किया, साउथ में पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी किया, और गांधी बाबा जी ने भी किया। तो कुल मिला के सभी ने भारत के अंदर इस सामाजिक असमानता को हटाने का काम किया। भारत में महिलाओं को किन सामाजिक मुद्दों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हाँ भैया, भारत के अंदर कन्या भ्रूण हत्या होती है, भारत के अंदर महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार बाल श्रम का मतलब क्या है? अब देखो, आप जीडीवीडी की भी तैयारी कर रहे हो, पेट की तैयारी करी थी आपने, एग्जाम दिया था, तभी तो इसके लिए एलिजिबल हो पाए इस पेपर के लिए। तो इतना तो जानते हो बाल श्रम का अर्थ क्या है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप आर्थिक रूप से काम में नहीं लगा सकते हो। तो 14 साल से जब कम उम्र का बच्चा, आपको अच्छे तरीके से याद आ रहा होगा कि आपका अनुच्छेद 24 है जो ये कहता है बाल श्रम निषेध कि 24 साल बोल रही हूं, आर्टिकल 24 क्या कहता है बेटा? अनुच्छेद 24 आपका क्या कहता है? यही तो कहता है बिट्टू, यही तो कहता है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भारी खदान या भारी इंडस्ट्री में वर्क नहीं करेगा, आर्थिक रूप से कहीं काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीटेट के पेपर को कर लो भाई। देखो, ये पेपर तुम्हारा फरवरी से पहले नहीं है, ये तुम मुझसे लिखवा लो, ये तुम मुझसे लिखवा लो, अभी तुम पे इसके लिए एम्पल टाइम है। पर ढील मत देना, ये मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, कोई भरोसा नहीं है भाई। मैं तो आयोग में हूं नहीं, मैंने तो एक अमूमन गैस लगाया है। और गैस किस बेसिस पे लगाया? कि अभी मुद्दा कोर्ट में चल रहा था जिसके ऊपर डिस्कशन आना था आपकी 28 दिसंबर के करीब में, तो उस पर डिस्कशन आएगा, उसके बाद मैं वैलिड और ढंग से बता पाऊंगी कि बेटा अब इतना कम समय रह गया या इतना समय रह गया, अब तुम फटाफट खींचना शुरू कर दो। तो अगर आप अभी आपके किसी एग्जाम के चलते सिर्फ क्लासेस पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा कम रिवीजन कर पा रहे हो तो चलता है। लेकिन यार, अगर वही वाली बात है बेटा, किस आपके बिल्कुल 60 से ही नीचे चल रहा है मामला, 60 से नीचे में मामला चल रहा है, तो इसका मतलब रिवीजन बिल्कुल न के बराबर चल रहा है। छोड़ किसी भी तैयारी को नहीं सकते हो आप पूरी तरीके से, क्योंकि आप भी जानते हो कि आज के समय पे किसी एक ही उस पर फोकस, आपको बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा। सिंपल बात मेरा कहना ये है, ठीक है। बाल विवाह क्या है? सामाजिक समस्या है। बाल विवाह क्या है? सामाजिक समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय जनसंख्या की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? भारत की जनसंख्या की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? घटती जन्म दर? ऐसा नहीं है।
जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। साक्षरता स्तर में सुधार, हाँ है, मानते हम, लेकिन ये सबसे अच्छी स्पेशलिटी नहीं है। इसकी किशोर आबादी का आकार, भारत के अंदर जो किशोर आबादी है, किशोर आबादी जो यूथ है, उसका हमारे यहां यूथ ज्यादा है बेटा। और यूथ जब ज्यादा होता है किसी देश में तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जिस देश के अंदर वृद्ध ज्यादा होंगे तो मतलब यूथ के मुकाबले, तो उस देश की इकोनॉमी पे ये वृद्ध, क्योंकि यार 60 साल के बाद रिटायरमेंट की एज नहीं कर सकता, उतना उत्पादक नहीं हो सकता कोई व्यक्ति, तो वो बर्डन होते हैं एक तरीके से। ठीक है ना, आ जाओ अब सुनो। कोई नहीं, ये गलत हो गया था, कोई नहीं, अब समझ लेंगे इसको। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति याद आती है हमें तो। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नई वाली कब लागू की गई बेटा जी? 2000 में लागू की गई। कब की गई? 2000 में लागू की गई। कब की गई? 2000 में लागू की गई। नई वाली पूछ रहा है बाबू, नई वाली, नई अभी रिसेंटली, तो 2000 में। दहेज प्रथा का क्या प्रभाव है? दहेज प्रथा की वजह से ही लैंगिक भेदभाव होता है, बिल्कुल होता है। महिलाओं की जीविका को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। कई महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं, बिल्कुल रह जाती हैं। तो उपरोक्त सभी चलेगा, क्या चलेगा? उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम आया था 2005 में। इनमें से किस चीज को घरेलू हिंसा में नहीं जोड़ते हैं? तो देखो, पीड़ित को शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक दुर्व्यवहार करोगे, ये है भैया घरेलू हिंसा। पीड़ित के स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक नुकसान पहुंचाओगे, ये भी है। पीड़ित के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंगों को चोट पहुंचा रहे हो, ये भी है। पीड़ित का परित्याग करना, किसी महिला का परित्याग करना, यह घरेलू हिंसा के 2005 में नहीं था। ठीक है ना, यह 2005 में नहीं था। सी रहेगा। जहां तक भारत के संविधान का संबंध है घरेलू हिंसा से, महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के लिए कौन से अधिनियम में प्रतिपुष्टि होती है? 2005 का अधिनियम वही वाली बात है, घरेलू हिंसा की बात करता है कि न शारीरिक, न मानसिक, न दैहिक, न यौन, किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, आपको पता ही है। अनुच्छेद 25 सार्वजनिक जगहों पे सभी को, चाहे उसका लिंग जो भी कुछ हो, जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, उसके बावजूद उसे सार्वजनिक जगहों पर समानता के साथ ट्रीट किया जाएगा, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 21 बात करता है किसकी? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो ये तो महिलाओं को भी मिलता है। तो ये 2005 जो है वो इन सभी में सही बैठता है, इन सभी में प्रतिपुष्टि देता है। तो क्या रहेगा? डी रहेगा। खाली स्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या है, सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है। किसमें है सबसे ज्यादा? यूपी में। मैं समझ सकती हूं इससे पहले वाला कुछ ने कंफ्यूजन के चलते गड़बड़ी मारी होगी, क्योंकि आर्टिकल्स पे नजर नहीं होगी, क्योंकि उनकी आर्टिकल पे नजर नहीं होगी। 2 सेकंड देना मुझे। अच्छा, जितने में नया क्वेश्चन दे जाऊं, इसका बताओ तुम, जितने, मेरे को 2 सेकंड दो। हाँ, समय के साथ समाज के विभिन्न पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समय के साथ साथ जो परिवर्तन होगा वो सामाजिक परिवर्तन। एक जटिल और तेजी से बदलते समाज में सामाजिक एकीकरण को प्राप्त करने के लिए, तेजी से समाज बदल रहा है लेकिन आप चाहते हैं सामाजिक एकीकरण बना रहे, तो इसके लिए किसकी जरूरत है? सामाजिक नियोजन करने की जरूरत है, सोशल कंट्रोल करने की, सामाजिक कंट्रोल करने की जरूरत है, सामाजिक नियोजन। क्या रहेगा? सामाजिक नियोजन की जरूरत है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ए मार दिया था। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कौन से रासायनिक यौगिक शामिल होते हैं? मेटाबोलाइट्स शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? मेटाबोलाइट्स शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेटाबॉलिज्म में एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रिया नहीं है? यह मैं मान सकती हूं कि यहां आपको साइंटिफिक इतनी नॉलेज नहीं होगी तो आपने गलत कर दिया होगा, लेकिन हां, अब इसका जवाब मैं बता दूं। माइलर्ड रिएक्शंस रहते हैं जो मेटाबॉलिज्म में एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रिया नहीं है। माइल्ड जो हल्के रिएक्शंस होते हैं, माइलर्ड रिएक्शन होते हैं। ये होते क्या है? बेसिकली अमीनो एसिड के जो यौगिक होते हैं वो शुगर के साथ में, शुगर के अणुओं के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो माइलर्ड रिएक्शन है। बाकी सब मेटाबॉलिज्म में करने वालों में से हैं।
किसी व्यक्ति की निम्नलिखित में से किस क्रिया के दौरान बेसल मेटाबॉलिक रेट को मापा जाएगा? किस क्रिया के दौरान? जब वो आराम कर रहा होगा तब उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट को BMR को तब मापा जाएगा, रेस्ट की सिचुएशन में होगा, काम कर रहा होगा तब नहीं। ठीक है सब। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक मार्ग का रेगुलेशन खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। मेटाबॉलिक मार्ग का रेगुलेशन किसको छोड़कर किस तरीके से किया जाता है? तो एक तरीका ऑक्सीजन की उपलब्धता को छोड़कर बाकी सभी तरीकों से किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक, देखो प्रति ग्राम, यही समझाना चाह रहे थे आपको पहले भी, कौन? अंकित चौधरी सर, कि प्रति ग्राम सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कौन सा प्रोवाइड कराएगा? बहुत बड़ी, अबे वसा बता रहे हो? और कौन? अच्छा 17 पे चल रहे हो, 18 बताओ भाई। बहुत बढ़िया, प्रोटीन नहीं वसा चलेगा, बहुत बढ़िया। 18 में बी, ठीक, 18 में बी। प्रति ग्राम सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है वसा, और हमारे शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी कौन किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। आ जाए, प्रोटीन की कमी से क्या होगा? प्रोटीन की कमी से आपको भी पता है क्वाशियोरकर हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं है? भोजन में विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। संतुलित आहार कोई एक कंपोनेंट नहीं होता है। संतुलित आहार तो बैलेंस्ड डाइट को कहा जाता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, और उसके अलावा आपके बाकी चीजें भी होंगी, विटामिन मिनरल सब कुछ होंगे। ठीक है ना? चलिए, वसा होगी। ठीक है, हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता है? बताओ भाई। हड्डियों को, दांतों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम चाहिए। बच्चे के लिए भी तो कैल्शियम की गोली खानी होती है मां को एक्स्ट्रा। तो ये किसका काम करती है? बच्चे के जब मसूड़े बन रहे होते हैं, दांत बन रहे होते हैं, हड्डियां सुदृढ़ हो रही होती हैं, तो कैल्शियम की। नेक्स्ट, LMP ज्ञात हो तो फिर आप EDD, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकालने के लिए कौन सा तरीका निकालते हो? नेगेल का नियम निकालते हो। नेगेल के नियम में क्या करते हो कि LMP के फर्स्ट डेट से आप 280 दिन प्लस 7 दिन लेके चलते हो, प्लस 7 दिन लेके चलते हो। बस ये पता ही था आपको। अच्छा, औसत गर्भावस्था के दौरान आयरन की, देखो एक तो आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को आयरन कितना चाहिए होता है? 40, कितना चाहिए होता है? 40 mg पर डे चाहिए होता है ना? लेकिन इसमें क्वेश्चन 40 तो कहीं दे नहीं रखा था, इसमें क्या दे रखा था? औसत गर्भावस्था के दौरान, यानी पूरी गर्भावस्था के दौरान ओवरऑल कुल कितनी आवश्यकता होगी आपको यह बताना था। तो कुल कितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से निकाल निकूल के आप कितने पे पहुंच जाते? ये तकरीबन बेटा फिर उतना ही पहुंच जाता, ये 1000 मिलीग्राम के करीब पहुंच जाता। कितना पहुंच जाता? 1000 मिलीग्राम के करीब ही पहुंच जाता। हाँ बिल्कुल, 1000 मिलीग्राम के करीब ही पहुंच जाता औसत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मैंने आपको वो लिस्ट शेयर की थी वीडियोस की, और मैंने उसमें आपको बोला भी था कि बेटा इसमें कुछ सिद्धांत विशेष तौर पे आपको पढ़ने हैं। जीन पियाजे पढ़ लीजिएगा, वाइगॉत्स्की पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाएगा। और मैंने आपको वो वीडियो जो शेयर की थी टेलीग्राम ग्रुप पे, वो पूरा लिंक सिद्धांतों का इसी चक्कर में कहा था, और आपको कहा भी था कि केवल ये 2 ही पढ़ने, और कहीं और आपके लिए नहीं है, वो फिर सीटेट वाले बच्चों के लिए। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो सेकंड स्टेज आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसका मुख्य गुण क्या होता है? उसका मुख्य गुण क्या होता है? सोच में केंद्रीकरण करना। बच्चा एक ही दिशा में सोच पाता है, उस एज में उसको ज्यादा चीजों में नहीं सोच पाता है, बहुत ज्यादा उसकी सोच नहीं होती है, एक ही पहलू पर फोकस कर पाता है। ठीक है, अमूर्त सोच तो बेटा फॉर्मल ऑपरेशनल में होती है, 4th स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल अमूर्त चीजें, मतलब बहुत हायर थिंकिंग चाहिए, हाई थिंकिंग चाहिए। हाई थिंकिंग कैसे चाहिए? जो चीजें सामने नहीं है उन पे भी सोच पाना, कि भाई अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो ऐसी चीजों पे सोच पाने की, या टाइम मशीन बन जाए तो क्या होगा, तो ऐसी चीजों पे सोच रखने के लिए फिर तो वो 4थी स्टेज होगी ना आपकी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे बोलते हो, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे बोलते हो, तो वो स्टेज रहेगी औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है ना?
तो वो स्टेज रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, किसके अनुसार सामाजिक विकास? किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। किन्होंने कहा? ये मैडम हरलॉक ने कहा था कि सामाजिक विकास का मतलब है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। सामाजिक विकास के संदर्भ में कौन सी अवस्था गहन आत्म जागरूकता की विशेषता है? जब बच्चे को आत्म जागरूकता हो जाती है, सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है। शैशवावस्था में सेल्फ अवेयर होता है, मुंह से लार टपकाता घूमता है, सूसू करता घूमता है। बचपन में भी सूसू निकल गई, कपड़े गंदे कर लिए, इतना समझदार होता है। तो बताओ गहन आत्म जागरूकता किस स्टेज में आ जाती है? किशोरावस्था में आ जाती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। खाली स्थान किण्वन प्रक्रिया है। किण्वन प्रक्रिया कौन सी है? इनमें से किण्वन प्रक्रिया कौन सी है? ए और बी दोनों हैं, बैच और सतत प्रक्रिया। नेक्स्ट, खाली स्थान खाद्य पदार्थ कार्यात्मक भोजन नहीं है। फंक्शनल कौन सा भोजन नहीं है? दैनिक आहार के एक भाग के रूप में गोलियां या कैप्सूल या खाद्य पदार्थों के पाउच खा रहे हो तो ये आपको फंक्शनल भोजन में नहीं माना जाएगा। बाकी फाइबर, बाकी प्रोबायोटिक्स, ओमेगा 3 वाला फैटी एसिड आप ले रहे हो तो ये सब फंक्शनल भोजन में मानते हैं। गोलियां, कैप्सूल ये सप्लीमेंट्री डाइट है बेटा, अतिरिक्त अलग से दी जाती हैं। कैसे पहचाने कि 15 दिन के बाद बच्चे के लिए मां का दूध पर्याप्त है या नहीं? कल ही हम इस पे बात कर रहे थे सक्षम की किताब में कि कैसे पता लगेगा कि बच्चा भूखा है कि नहीं, कि दिन में 6 से 7 बार सूसू जाता होगा। और बच्चे का वजन, तो मूत्र उत्पादन 6 से 7 बार कर रहा है कि नहीं कर रहा आराम से बढ़िया तरीके से, और वजन इससे पता पड़ जाए। अब पेट दबा दबा के तो मम्मी देखने से रही। किशोरावस्था क्या है? अंतर्निहित गुणों को प्रकट करने की अवधि, कई संरचनाओं और कार्यों को एकीकृत करने की जटिल प्रक्रिया, और सीखने के लिए प्राकृतिक सामग्री प्रदान करती है, और व्यवहार के अधिक सामान्य स्वरूप और सीक्वेंस का निर्धारण करती है। या किशोरावस्था तीव्र विकास की अवधि है। तीव्र विकास की अवधि जब युवा लोग नई क्षमताएं प्राप्त करते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं। सबसे बेहतरीन डी। मानव शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? तो भैया कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, विटामिन, खनिज भी, वसा, प्रोटीन भी, सब जरूरी है बेटा जी, डी लगाएंगे इस पे। इनमें से कौन सा कारक वृद्धि और विकास का आंतरिक कारक नहीं है? आपकी वृद्धि, आपका डेवलपमेंट कैसा होगा उसके लिए एक्सटर्नल कारक होते हैं, बताया था, वातावरण होता है, आप कैसे वातावरण में रहे हो, भोजन कैसा मिला है। आंतरिक कारक आपकी आनुवंशिकता है, आपकी बुद्धि है, मम्मी के गर्भ का वातावरण है। लेकिन सामाजिक प्रकृति, किस समाज में रह रहे हो, ये तो बाहरी कारण हो गया ना। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो बाहरी कारण हो गया कि भैया किस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं, ठीक है ना, बाहरी हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है? तो देखो ग्लैंड्स भी, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां भी, कितना सेक्रेशन हो रहा है, ये भी, पौष्टिक आहार भी, रोग और चोट भी लगेंगी, तो ये सब बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा में कौन सी कोशिका शामिल होती है? तो इसका जवाब आपको देना है, फागोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं, नेचुरल किलर सेल होती हैं, सभी की सभी शामिल होती हैं, सभी की सभी शामिल होती हैं। वीर्य में जीवित शुक्राणु अगर किसी के में है ही नहीं, किसी के स्पर्म में जीवित शुक्राणु नहीं है जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, मरे हुए शुक्राणु है, बहुत ही बुरी क्वालिटी के हैं, तो जीवित शुक्राणु अगर अनुपस्थित होते हैं तो उसे आप क्या कहते हो? उसे आप क्या कहते हो? अगर जीवित शुक्राणु अनुपस्थित हैं, क्या कहा जाता है उसे? जीवित शुक्राणु का उपस्थित होना, अनुपस्थित होना, सॉरी, ना कि उपस्थित होना। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? एजुस्पेर्मिया। इसमें 2 मिनट रुक जाना, शायद मुझे जितना पता है ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, पर इसमें रुक जाना, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, ये मैं शाम की क्लास में बता दूंगी। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 35। मैं एक बार सर से पूछ लूंगी, अंकित सर से। मुझे उम्मीद एजुस्पर्मिया की भी लग रही है, लेकिन मैं अभी इस पर रुक रही हूं, ठीक है ना। आ जाओ। अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है। अंतिम को सर्वप्रथम रखना, ये किसने, सॉरी, अंतिम को सबसे पीछे वाले को सबसे आगे रखना, ये जन केंद्रित यानी कि जनता को ओरिएंटेड करते हुए विकास का सबसे अच्छा दर्शन है। ये दर्शन की बात करने वाले रॉबर्ट चैम्बर्स रहे हैं। कौन रहे हैं? रॉबर्ट चैम्बर्स रहे हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे बात करते हैं, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया है? हैविंग हर्स्ट ने दिया है।
डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का कंसेप्ट विकासात्मक कार्य, इसका कंसेप्ट किसने दिया है? फंक्शनल वर्किंग का कंसेप्ट हैविंग हस्ट साहब ने दिया है। ठीक है साहब। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के कितने राज्यों में, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के कितने राज्यों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? तो भारत के 18 राज्यों में है। कितने में? 18 राज्यों में। चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? चुकंदर में कौन सी चीज मिलती है? इनमें से चुकंदर में कौन सी चीज मिलती है? तो कौन सी चीज मिलती है? बीटा लीन्स मिलती है, बीटा लीन्स ही मिलती है। हाँ, बीटा लीन्स ही मिलती है, क्लोरोफिल नहीं मिलता भाई, हरा होता ना तो फिर चुकंदर। ठीक है, बीटा लीन्स मिलती है, बीटा लीन्स मिलती है, बीटा लीन्स। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति क्या है? उसका उपयोग किए जाने की पद्धति को FIFO बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आउट पद्धति कहा जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पद्धति। दूध का पाश्चुरीकरण क्यों करते हो? दूध का पाश्चुरीकरण क्यों करते हो? खमीर खत्म करने के लिए, विटामिन बढ़ाने के लिए, क्रीम निकालने के लिए? नहीं, सूक्ष्म जीवाणु जो है उनको मार देंगे ताकि दूध लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएगा। कौन सा खाद्य पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है? इनमें से कौन सी आपके मानव के पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है? तो देखो, आपकी लंबाई, आपकी कमर कितनी है, आपकी MUAC, ये सब होती हैं। केवल आपका BP आपके पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं हो सकती है, BP नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन भर प्राप्त होती है? जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो जीवन भर प्राप्त होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड, एक संक्रामक एजेंट के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा कौन सी है? सबसे लंबे समय तक कौन सी प्रतिरक्षा चलेगी? सक्रिय, जो तुमने खुद अर्जित की होगी, सक्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी? सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसकी एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी में बन गई होगी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उससे मिलता जुलता वायरस आएगा तो तुरंत वो दवाई निकाल के तुम्हारी बॉडी के अंदर से लड़ाई करने के लिए WBCs कह देंगे, भाई मार लगाओ इनमें। ठीक है ना? हाँ जी। नेक्स्ट पे बात करेंगे। खाली स्थान, डेंगू खाली स्थान के कारण होता है। आपको पता है डेंगू किसके? मादा एनाफिलीज की वजह से होता है और उसमें वायरस जनित रोग है। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए है? हेपेटाइटिस BCG का टीका, BCG का टीका किसके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, BCG का टीका बताना है, हेपेटाइटिस नहीं है। BCG का टीका ए, हाँ तपेदिक बोले तो TB, BCG का टीका किसके लिए? TB के लिए, TB, हाँ TB। परामर्श के लिए दृष्टिकोण, जिसमें परामर्शदाता द्वारा प्रासंगिक मानी जाने वाली चिकित्सा प्रक्रिया को निर्देशित किया जाता है। जिसमें परामर्शदाता, जैसे मैं परामर्श दे रही हूं तो मैं निर्देशित कर रही हूं, तो ये निर्देशात्मक परामर्श कहलाएगा। निर्देशात्मक। किस काउंसलिंग में किस तरीके की परामर्श होगा, काउंसलिंग होगी? जिसमें रैपर्ट बिल्डिंग, रैपर्ट बिल्डिंग यानी कि रैपर्ट का मतलब होता है रैपर्ट, आप अपनी इज्जत अपना लेवल बनाना चाह रहे हो तो किस पे दिया जाएगा? जब आप लॉजिकल परामर्श कर रहे होगे, तर्क संगत परामर्श कर रहे होगे। जब आप तर्क संगत परामर्श कर रहे होगे तो आप जानबूझ के ऐसे तर्कों का प्रयोग करने की कोशिश करोगे जिससे आपकी एक अच्छी छवि, रैपर्ट बने, रैपर्ट बिल्डिंग हो। ठीक है ना? नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, जानते हो आप बच्चों के। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। सही हूं ना मैं? 16 मार्च को ही मनाया जाता है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, फटाफट बताओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कौन बता रहा है? जल्दी बताओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 53 है ना? हाँ, क्या बता रहे हो? अच्छा, अभी 51 52 पे चल रहे हो, ये गलत हुए थे स्टडी। अच्छा, ये बेटा ये तो सीधे सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा ये कब मनाया जाता है, ये थोड़े बहुत तो करते करते आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
विश्व स्वास्थ्य संगठन 1945 है, 48 नहीं है बेटा। कहाँ है 1945? 1945 है, 48 नहीं है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड विकसित की थी? किस संगठन ने की थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने की थी। किसने की थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने की थी। बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुकना। दो मिनट रुको। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये 45 कैसे हो सकता है? 2 मिनट रुक जाओ। ये 45 कैसे हो सकता है? राइट आंसर था ही नहीं, 48 होना चाहिए। सही कह रहे हो। 1945 कैसे हो सकता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तो 1948 में बना है, 1948 में बना है। इसमें तो राइट आंसर था ही नहीं, इसमें राइट आंसर था ही नहीं, यहाँ राइट आंसर था ही नहीं। तो इसमें तुम्हें बोनस मार्क मांग के चलो। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हुआ, जननी सुरक्षा योजना हुई, है ना, आपका ये विश्व स्तनपान दिवस हुआ, ठीक है, जागरूकता को लेकर जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, या जो सप्ताह मनाए जाते हैं उनकी थीम हुई। ये क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे बेटा, इन्हें तो करना पड़ेगा, इनके बगैर काम नहीं बन पाएगा, इनके बगैर काम नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन गलत था, इसमें ऑप्शन नहीं था, यहाँ इसमें ऑप्शन नहीं था। सही कह रहे हो, इसमें ऑप्शन था नहीं। अच्छा, संदर्भ व्यक्ति की आयु कितनी होती है? हमने पढ़ा है एवरेज, कितनी एज मानी है हमने एवरेज की? RDA 2020 के हिसाब से बताओ। पहले वाले 10 के हिसाब से तो दे भी नहीं रखी, 2010 के हिसाब से दे भी नहीं रखी है ना? तो बताओ भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन TGT में आया है, और अच्छा, और TGT में यही दे रखा है इसका ऑप्शन, कि भाई TGT में 45 ही दे रखा था क्या ऑप्शन? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चनिंग होती होगी, और होती होगी तो नंबर दिए जाते होंगे, ठीक है ना। लेकिन आप तो फिर भी सही पे ही चलेंगे ना। हम अगर ऑप्शन नहीं है तो हम फिर भी 45 पे तो जा ही नहीं सकते ना। हमसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पूछ रहा है ना, हमसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि ये बताओ कि भैया आपने ये आपका वर्ल्ड लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कब कौन सी शुरू हुई जिसने कि सामाजिक सुरक्षा बना के काम चलाया है? तो तब हम 1945 पे चल ही नहीं सकते। कुल मिला के आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बेशक उनको मानने दो 1945, लेकिन यहां आपको डाउट नंबर मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में हमारे में भी आएंगे तो बेशक वो 1945 माने, लेकिन हम इस तरीके के क्वेश्चन पे क्वेश्चन रेज उठा सकते हो और वो वैलिड होते हैं। 19 से लेके 39 तक है एवरेज एज, हम मानते हैं RDA 2020 के अकॉर्डिंग। निम्न में से कौन सा मुख्य सेविका के कर्तव्य नहीं है? संचारी रोगों का नियंत्रण करने के लिए जब आप कोविड वैक्सीन वगैरह थी, तो अब आपके इसमें भी है सक्षम बुक में कि कोविड के दौरान आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। स्कूल स्वास्थ्य बिल्कुल, पर्यावरण स्वच्छता भी, लेकिन ये कभी आजीविका परामर्श नहीं देती कि आपको, आजीविका परामर्श नहीं देती हैं कि आपको भैया कौन सा बिजनेस करना है, ये इनका काम नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही मुख्य सेविका या हेड सुपरवाइजर कहा जाता है। ड्यूडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार किसके थ्रू होता है? ड्यूडेनम से कैल्शियम का अवशोषण का प्रसार इनमें से किस विटामिन की मदद से होता है? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विटामिन डी की मदद से होता है। किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से। निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? कौन सा इनमें से बढ़िया कोलेस्ट्रॉल अंश है? उच्च डेंसिटी में लाइपोप्रोटीन ये उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश होता है। कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए आपको पता ही है कुल प्रजनन दर कितनी होती है, तो आपको पता ही है कि एक मां की एज मानी गई है हमने, जो उसकी प्रजनन दर में काउंट होती है, जिसमें हम काउंट करते हैं कि एक महिला अपने मेनार्की से शुरू करती है। मेनार्की तो नहीं, मेनार्की तो भैया 13 साल में भी हो जाता है, मतलब जो उसकी जनन प्रजनन की जो एज मानी गई है, जैसे आप शुरुआत करते हो 19 या 18 से, तो वहां से लेकर उसके मेनोपॉज तक की जो अवस्था है, उसके बीच में उसने कितने बच्चों को जन्म दिया, उसे माना जाता है। आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या नहीं, जन्म, केवल जन्म से क्या मतलब है? आयु समूह के अनुसार विवाहित महिला, जन्म तो कोई भी दे सकता है। ऑप्शन 2, केवल ऑप्शन 2 ये रहा, केवल ऑप्शन 2 सी।
नेक्स्ट, हमारे देश में 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति, नई वाली की बात हो रही थी तो बात करनी थी 2000 की, लेकिन कह रहे हैं 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल कहां से लिया है बेटा? रूस से। यूएसएसआर आ जाए, सोवियत रूस आ जाए, सोवियत संघ आ जाए, वही उसी से लिया है। निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के किस अप्रोच में, उपागम का मतलब होता है अप्रोच, कौन से दृष्टिकोण में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना जाता है? जब विकास में महिलाएं यानी कि विमेन इन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब उस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना जाता है कि डेवलपमेंट में महिलाओं का कितना योगदान रहा। तो ये लिंग आधारित, इसमें कंफ्यूज रहे होगे आप, इस क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूज हुए होगे, इस क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूज हुए होगे आप, पर क्वेश्चन अच्छा था। सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या है? सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति या अधोमुखी नीचे जाते हुए या क्षैतिज गति। सामाजिक गतिशीलता तीनों स्थिति में होगी या एक ही स्थिति में मानोगे भाई? तीनों ही स्थिति में मानोगे, चाहे ऊपर हो व्यक्ति या समूह की गति, नीचे की अधोमुखी हो या क्षैतिज चल रही हो हॉरिजॉन्टल, सामाजिक गतिशीलता मानेंगे। किसके कारण WF ऑगबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? किसके कारण WF ऑगबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? रेडियो के कारण था भैया, रेडियो के कारण था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है? गुणसूत्र असामान्यता होती है। डाउन सिंड्रोम हुआ आपके क्रोमोसोम 18 में असामान्यता हो जाएगी, तो इन्हें गुणसूत्र की असमानता माना जाता है। अगर ट्राइसोमी भी लिखा है ना, क्योंकि 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब एक अतिरिक्त देखने को मिल जाए क्रोमोसोम तो गुणसूत्र में असामान्यता कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम इसी तरीके की एक प्रॉब्लम है, तो गुणसूत्र असामान्यता है। ये कैसी असमानता है? गुणसूत्र असमान्यता है। दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज लगाता है। सामाजिक नियंत्रण की बात कह रहे हैं। ये परिभाषा किसने दी है सामाजिक नियंत्रण की? ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने दी है। बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? जब भैया मल्टीनेशनल कंपनीज बन रही हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे हैं, लोग काम करने बाहर जा रहे हैं, तो क्या पूरे परिवार को, पूरी खानदान को उठा के ले जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे, एकल परिवार। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष, देवर विवाह कब होगा? अपने मरे हुए भाई की विधवा से शादी कर लेगा, तभी तो होगा। मृत पत्नी की बहन से थोड़ी ना शादी करेगा, देवर थोड़ी ना लग रहा है उसका। लेविरेट विवाह, वही वाली बात हो गई। लेविरेट विवाह क्या है? लेविरेट जब एक महिला अपने पति की मृत्यु के बाद पति के भाई के साथ विवाह करती है तो उसे कहते हो लेविरेट विवाह। औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? औद्योगिक विवाद अधिनियम बताएंगे तो बताओ। ये 2 क्वेश्चन तो देवर विवाह, लेविरेट विवाह कितने इजी से आ गए थे, बताओ। कब किया गया था? कंफ्यूज हो? 1947 में लाया गया था औद्योगिक विवाद अधिनियम। कब लाया गया था औद्योगिक विवाद अधिनियम? 1947 में लाया गया था। किसी भी तरीके का विवाद होगा उसका निपटारण किया जाएगा, ठीक है। ये नहीं पता था, मैं मान सकती हूँ। इस बार 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही या तो आते होंगे या नहीं आते होंगे। जैसे आर्टिकल से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, उसमें अगर आपका थोड़ा सा अगर है तो जनरल अवेयरनेस का बेटा है ना, है तो गुड्डा जनरल अवेयरनेस की चीज, तो ये तो आते होंगे या नहीं आते होंगे। जैसे ये आपका 2-4 क्वेश्चन थे कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका टॉपिक है, शायद 20वें नंबर का टॉपिक ही है पूरा टीकाकरण से रिलेटेड, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इनको तो करना होगा, कुछ एक चीजें तो करनी होगी। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलती है? परिवार आपकी पूरी इकोनॉमिकल जिम्मेदारी उठाता है ना, कब मुक्ति मिलती है? जब बच्चे घर छोड़ देते हैं या जब बच्चे कहीं सेटल हो जाते हैं। सेटल होने का मतलब ये, बच्चा कहीं जॉब करने लग जाएगा तो माँ बाप अब श्योर हैं कि भैया तुम कमाओ, अपना अपना तुम अपने आप देखो, हमारा चाहे करियो चाहे मत करियो, अपना कर लो।
RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा है जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह करंट का क्वेश्चन था। RMAB दवा, ये आपके स्पेशली जहां प्रतिरक्षण चैप्टर है, टीकाकरण चैप्टर है और आपके कुछ जो स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक हैं वहां पे ये आपका काम आने वाला है। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की सबसे पहली तेजी से काम करने वाली दवा है, जल्दी भारत में लॉन्च होगी। किस बीमारी के काम आएगी? RMAB। तो आप करंट वरंट पढ़ रहे होंगे बाकी एग्जाम्स के लिए तो तुरंत ही बता दोगे, बहुत बढ़िया। रेबीज रोगी है, रेबीज, RMAB रेबीज। वी पैरेटो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को लोमड़ी और शेर के वृतांत के, अरे यार भूतिया तरीके से बेटा, आधार पर वर्णित किया। लोमड़ी और शेर के सिद्धांत के आधार पर अगर एक्सप्लेनेशन आ रही है तो ये जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है जिसके मतलब शेर ज्यादा शक्तिशाली है, ये पूरा एक सर्कल बताया जा रहा है कि कौन किसके किसके उसको शो कर रहा है। तो ये किसको शो कर रहा है? ये चक्रीय सिद्धांत को शो करता है। सर ने पढ़ाया भी आपको, किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हो? शिक्षा को बढ़ाओगे, बिल्कुल। कम जनसंख्या के फायदों को बताओगे, बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं द्वारा, तो सब कुछ लगा दो। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में कौन सी असत्य है? सत्य नहीं पूछा, असत्य बात बताओ। इसका लक्ष्य संस्थागत प्रसव की दर को बढ़ाना है कि ताकि हॉस्पिटल में जाएं मम्मियां, बिल्कुल है भैया। नगद सहायता मिले मम्मी को ताकि पोषाहार मिले बच्चे को और मां को। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, बिल्कुल है। ये वाला पॉइंट की ये इस योजना में केंद्र राज्य भागीदारिता 60-41 है, मतलब 60 केंद्र की और 40 राज्य की, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओरिएंटेड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओरिएंटेड स्कीम है ये। भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास तथा उन्नति की अवस्था है। भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास और उन्नति जननांगी अवस्था होती है जब आपको अपनी रोल की पहचान हो जाती है कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं। ठीक है साहब। जेनिटल, डायपर चकते के होने का क्या कारण है? डायपर जो बच्चा पहनता है, डायपर चकता क्यों होने का कारण क्या है? यीस्ट संक्रमण इसका एक बहुत बड़ा, रुक जाना, और क्या एग्जांपल है? वायरस संक्रमण, हेलमिंथ, प्रोटोजोअल संक्रमण, नहीं, यीस्ट संक्रमण जाएगा, यीस्ट संक्रमण जाएगा। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हो? भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? भ्रूण की आंतरिक परत को बताएंगे भैया, भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? हाँ बहुत बढ़िया, क्या कहते हो? भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हो? हाँ ये तो तुमने मार दिया, वो तो सही बता दिया तुमने, अब आगे बताओ। हाँ हाँ, एरिक एरिक्सन का सामाजिक सिद्धांत है। ठीक है। भूमिका पहचान, जेनिटल उससे रिलेटेड है। हाँ, भ्रूण की आंतरिक परत को एमनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियन। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता? प्रोजेस्टेरोन, ये तो हार्मोन है यार, यही नहीं आता बाबू। डिंब ग्रंथियां, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ओवरी हो गई, यूट्रस हो गया, सब आते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसलिए नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे एसिटामिनोफिन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है? एसिटामिनोफिन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किस विफलता का कारण है? किस विफलता का कारण है भैया? लिवर की विफलता का कारण है। क्या नाम है इसका? एसिटामिनोफिन विषाक्तता। उच्च प्रोटीन आहार कब दोगे? हाई लेवल का प्रोटीन कब दोगे? जब सामने वाले को एनर्जी प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन हो, एनर्जी प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन हो, ईपीएम जब होगा तो हाई प्रोटीन दोगे। तो ये एनीमिया में तो नहीं दोगे, हाई ब्लड प्रेशर में भी, मोटापे में भी दोगे, कुपोषण की दशा में दोगे। किसमें दोगे? कुपोषण की दशा में दोगे। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन,
क्या क्वेश्चन है यार ये। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में, भोजन का अध्ययन खाली स्थान आना चाहिए, खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अच्छा, जो भोजन बेटा आप करते हो वो उसमें से कितना भोजन आपके लिए फंक्शनल है, आपकी बॉडी के लिए, उसको क्या कहते हो आप? तो आप उसे पोषण कहते हो कि कितना पोषण मिल गया जो आपकी बॉडी को वर्किंग रखेगा। इतना पोषण आपकी बॉडी को वर्किंग रखने के लिए जरूरी है। बीच में गैप नहीं दे रखा, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन में रहा होगा। तेलिया मछलियों के उस घटक का नाम बताओ जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास, बताना बेटा, जो ऑयली फिश होती हैं और बच्चे के मस्तिष्क का विकास करने में कौन से फैटी एसिड की बात करी थी? ओमेगा 3 फैटी एसिड। कौन सा? ओमेगा 3 फैटी एसिड। अच्छा, इसमें आ जाओ। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं। हाँ ठीक है, जो ये दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। सभी, चाहे किसी भी संस्कृति, किसी भी कल्चर का हिस्सा हो, बच्चे एक आयु में तुतलाना शुरू कर देते हैं। ये किस तरीके के व्यवहार को बताता है? ये क्या बताता है कि बच्चों का व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो देखो, मॉडलिंग नहीं है, रीइंफोर्समेंट नहीं है, बच्चे तुतलाना एक सामान्य आयु में सबके में शुरू कर देते हैं। ये मैच्योरिटी की बात है। जैसे जैसे मैच्योर हो जाएगा अपने आप ही ये व्यवहार परिवर्तित होता जाएगा, अपने आप ही व्यवहार क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। परिपक्वन की बात है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। सॉलिड पूरक भोज्य पदार्थ कौन सा नहीं है? देखो, मसली हुई सब्जी भी अर्ध ठोस है, मसले हुए फल भी है, उबला हुआ अंडा भी, लेकिन कौन सा नहीं है? जल नहीं है। जल ठोस पदार्थ कब से हो गया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल प्रजनन दर कितनी है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल प्रजनन दर 2.4 है। 2.4 है। कितनी है? 2.4। विवाह के उद्देश्य क्या है? परिवार का निर्माण करना, संस्कृति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, सामाजिकरण भी हो, उपरोक्त सभी। मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। बाल अपराध जब कोई बच्चा किसी कानून को भंग कर दे, ये वैलेंटाइन साहब की परिभाषा है। सोशल कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी, मैं खुद सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी इसे। सोशल कंट्रोल पुस्तक किसकी है? सोशल कंट्रोल पुस्तक किसकी है? सोशल कंट्रोल, हाँ जी, सोशल कंट्रोल पुस्तक किसकी है? बहुत बढ़िया, E.A. रॉस, एडवर्ड एल्सवॉर्थ रॉस की। कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा मापन की प्रक्रिया को क्या कहते हो? कैलोरीमीट्री कहते हो। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? कौन सा फैट में नहीं घुलेगा? ए घुलता है, डी होगा, के होगा, बी नहीं होगा। विटामिन बी नहीं होगा बेटा जी। प्रसूति क्रिया के विभिन्न चरणों में कौन सा चरण सबसे कम अवधि का होता है? प्रथम चरण संकुचन आ रहे हैं और बच्चे का मतलब हैवी संकुचन है। द्वितीय चरण बच्चा पैदा ही हो जाएगा। सबसे कम चरण होता है तृतीय चरण, जब प्लेसेंटा आता है। फट से आ सकता है कभी भी, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई? मार्च 2018, जून 2016, मई 2020, जुलाई 2006। कब की गई भाई? हाँ, थर्ड होता है। बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल सही होता है। जल्दी बताओ ये कब की गई? इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेट हो गए। मार्च 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये तो तुम्हारी सक्षम की किताब में भी दे रखा है। गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगता है बाबू? तीसरे महीने के बाद लगेगा। आपकी किताबों में तो ये लिख रखा है जितनी जल्दी हो सके, मतलब हाँ फिर भी तीसरी तिमाही पे लगता है। कौन सा? टिटेनस ट्राइऑक्साइड, TT1। TT1 पहला वाला तो TT का पहला ही लगेगा ना, फिर एक और लगता है TT2। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में, शुरुआत के 7वें महीने में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। कितनी बार परीक्षण करवाए स्वास्थ्य केंद्र में? तो क्या पढ़ा है हमने सक्षम की किताब में कि हर महीने में एक बार जरूर जाए। अपना वजन, अपना बीपी, अपना बीपी हो जाए, वजन हो जाए, ब्लड का टेस्ट भी करा के, ताकि डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहे। अनाज का एक एक्सचेंज देता है, अनाज से कितनी कैलोरी मिलती है? अनाज का एक एक्सचेंज देता है 50 कैलोरी, ज्यादा एप्रोप्रिएट बैठेगा। अनाज का एक एक्सचेंज 50 कैलोरी सबसे सटीक बैठेगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आपके किसी एग्जाम में, मैंने इस क्वेश्चन को देखा है।
या तो टीजीटी के एग्जाम में देखा है, ये कहीं देखा है मैंने ये क्वेश्चन। 50 ही है इसका, श्योरिटी में ही 50 है। परिवार की सफलता की कुंजी क्या है? परिवार बढ़िया कैसे रहेगा? आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि बढ़िया हो, या सफल दाम्पत्य समायोजन हो। परिवार में जो हस्बैंड वाइफ हो वो बढ़िया हो, एक दूसरे का सिर फोड़ते ना हो, तो ये ज्यादा ठीक है। वह लिपिड जिसमें, अरे यार ये तो तुम, मैं खुद यहां कंफ्यूज हो गई, ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। जल भीरु अध्रुवीय, जल भीरु यानी कि हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक, हाँ। और जल प्रेमी, ये भैया जिसने जबरदस्त तरीके से बिल्कुल हिंदी में ही होम साइंस पढ़ी होगी वो तो ये क्वेश्चन समझ पाया होगा। ये जल भीरु, जल प्रेमी, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, इतनी खतरनाक हिंदी। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोलिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक भी होगा क्योंकि जल भीरु अध्रुवीय, और हाइड्रोफोलिक जो जल के साथ जल प्रेमी, ठीक है। ऐसे दोनों के अंदर वो लिपिड कौन सा है जो दोनों समूह में होता है? तो वो ऐसा, भाई देखो इसका तो हिंदी ज्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। ये मैं पूछ के बता दूंगी सर से कि इनको इंग्लिश में कहते क्या है, ठीक है ना, क्योंकि ये अंकित चौधरी सर ने कराया होगा ये उनके वाले एरिया में, पर ये खतरनाक सा, भाई मेरे ये इतना तो चलो मैं पता लगा पाई, जल भीरु लिपिड की बात कर रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफोबिक की बात कर रहा होगा। लेकिन इसमें से क्या कहते हैं ये मैं शाम में बताऊंगी भाई, कि ये शुद्ध हिंदी में क्या है, यहां नोट कर लूं, 98 की विद इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बतानी है, ठीक है। आओ, शिशु को पहले स्तनपान से पहले ग्लूकोज, पानी, चीनी, गुड़, सादा पानी या शहद दिया जाना चाहिए? अरे कतई नहीं दिया जाना चाहिए, 6 महीने तो कतई नहीं देना। और पहले स्तनपान से पहले क्या देना? कुछ नहीं देना। पहले ही 1 घंटे में, जन्म के 1 घंटे के अंदर, क्या कहती है आपकी सक्षम की किताब, तुरंत स्तनपान करा देना। तो अगर ऐसा कर रहे हो आप, ये गड़बड़ी करोगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। स्तन चूसने की उत्सुकता को कम कर देगा, बिल्कुल। तुमने चीनी गुड़ पिला दिया उसको, मजा वहीं आ गया। सी लगाओ इसमें, सी। संरक्षण के लिए खाद्य पदार्थों से नमी को हटाना, जब आप नमी हटा देते हो तो इसे क्या कहते हो? नमी हटा देते हो तो क्या कहते हो इसे? इसका जवाब छाप दो फटाफट से। जब नमी हटा देते हो तो उसे क्या कहते हो? अच्छा, खाना बना रहे हो तो बनाओ यार एकदम बढ़िया तरीके से, खाना बना लो। निर्जलीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, जब खाद्य पदार्थों में से आप नमी को पाश्चरीकरण तो बेटा सूक्ष्म जीवों को मार देना होता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है। तो संरक्षण के लिए खाद्य पदार्थों से नमी को हटाने को आप जब उसमें से मॉइस्चर हटा देते हो तो निर्जलीकरण की प्रक्रिया कहते हो, आप उसको निर्जलीकरण की प्रक्रिया कह देते हो, ठीक है साहब। आ जाओ, लेकिन इसमें आंसर गलत दिया गया था। इसमें आंसर क्या दे दिया गया था बेटा जी? गलत, ये आंसर गलत दिया था। अच्छा, इसके अंदर क्या गलत था? क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना जरा, इसका जवाब देना कि टेस्ट में क्या आया था बेटा, टेस्ट में क्या था, इसका जवाब बताना मेरे को। देखो, एक बच्चा कह रहा है मैम सबसे गरीब राज्य में बिहार आता है। बाबू ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, ये जो क्वेश्चन है ना कि सबसे गरीब राज्य में कौन सा रहेगा, ये यूपी रहेगा, वर्तमान के हिसाब से आपको देखना होगा, और ये यूपी रहेगा, बिहार में नहीं जाएगा, क्योंकि जनसंख्या जितनी है उसके बेसिस पे निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें यही पूछा गया है कि जनसंख्या, जितनी जनसंख्या वृद्धि है उसके आधार पर आपको बताना है कि जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा, अगर किसी की जनसंख्या आप सपोज करो भाई बिहार से तो ज्यादा ही है जनसंख्या यूपी की, तो उसका कितना बड़ा हिस्सा इसमें है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दे रखा था? फ्राइजनिंग दे रखा है, फ्रीजिंग दे रखा है, फ्रीजिंग तो गलत है। अच्छा, 100 का डी दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अंदर डी बताया गया था, चलो मैं पूछवा लूंगी। 100 का क्वेश्चन बतवाना है तुम्हारा, है ना। और थोड़ा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे भी लगी कि तुम्हारे टेस्ट पेपर में थोड़ी सी इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि ये
ऐसा हाइड्रोफोलिक हाइड्रोफोबिक जैसा क्वेश्चन अगर इसमें पता लग जाए आपको कि इंग्लिश में इसके ऑप्शन क्या हैं, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। परसेंटेज में बिहार रहता है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि परसेंटेज के हिसाब से बिहार है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो मैं पूछ के बताऊंगी कि इसके अंदर डी था कि कौन सा था, मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, मैं देख लूंगी। चलिए तो फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे, अपनी क्लास फिनिश करेंगे, अपना टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मैं ये देख लूंगी ये डी में ये इसका आंसर क्या लगाया था। ठीक, चलिए तो मिलते हैं फिर शाम को 5 बजे। अच्छे तरीके से रिवीजन करो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक तो ये थोड़ा इंग्लिश में पुट करवाना, स्पेशली कुछ टर्म्स को इंग्लिश में पुट करवाने का, ये मैं आज ही बोल देती हूँ। ठीक है, चलिए बेटा जी, मिलते हैं फिर।